सभागार में उपस्थित आप आदरणीय जनों से आग्रह है आप भी इन दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आज के इस सारस्वत उत्सव में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी को अध्यक्षीय संबोधन हेतु बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। पधारे महोदय, स्वागत है। इस अत्यंत मूल्यवान सारस्वत उत्सव के सम्मानित उद्घाटनकर्ता और जो बिहार विधान परिषद में सद्य मनोनीत हुए हैं, अब अच्छे कवि, मैं पहले इनको साहित्य प्रेमी कहता था, अब ये सुबुद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी। सम्मेलन की सम्मानित उपाध्यक्ष डॉक्टर मधु वर्मा जी, पारिजात सौरभ जी, ओम प्रकाश पांडे प्रकाश जी, कुमार अनुपम जी, अवध बिहारी सिंह जी, चंदा मिश्र जी, आयोजन के संचालक ब्रह्मानंद पांडे जी और दीर्घाम में प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों, मैं आज जिन विभूतियों को हम सब स्मरण कर रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा तर्पण करूं, उसके पूर्व राजवर्धन आजाद जी को बहुत ही हार्दिकता से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बिहार विधान परिषद में ये मनोनीत हुए हैं तो शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, इन सभी सारस्वत विधाओं की एक प्रकार से वहाँ प्रतिनिधित्व हुआ है और यह बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए भी गौरव का विषय है, इसलिए विशेष रूप से आपको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। कवि अर्जुन प्रसाद सिंह जी को, उन्हें आज जो सम्मेलन ने अलंकृत किया है, उसके लिए भी उनको बहुत ही हार्दिकता से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। परमानंद जी पांडे को पर जब हम जरा भी विमर्श करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक ऐसे संत ऋषि का व्यक्तित्व समक्ष उपस्थित होता है जिसने अपना सर्वस्व राष्ट्रभाषा, अपनी मातृभाषा अंगिका और समाज को अर्पित कर दिया। और इनका जो विशाल विराट कृतित्व है व्यक्तित्व के समानांतर, वह यह कहने पर विवश करता है कि एक बोली को भाषा का रूप देने का जो महान कार्य किया है परमानंद जी पांडे जी ने, वह एक अद्भुत और अद्वितीय कार्य। बोलियां जिनको व्याकरण का अनुशासन नहीं प्राप्त होता है, वो बोलियां ही रह जाती हैं। जिन बोलियों को व्याकरण का अनुशासन प्राप्त हो जाता है, वे बोलियां भाषा में परिवर्तित हो जाती है, उन्नत हो जाती है। तो ये डॉक्टर परमानंद पांडे हैं जिन्होंने अंग प्रदेश की इस बोली को अंगिका भाषा के रूप में समुन्नत किया, उसे व्याकरण का अनुशासन प्रदान किया और इतना कुछ लिखा। वह एक थाती है, एक धरोहर है, न केवल अंगिका के लिए बल्कि हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए भी। और आप सभी जानते हैं कि पांडे जी ने 700 पृष्ठों में, 737 पृष्ठ बता रहे हैं पंडित, तो
भाषा विज्ञान पर अंगिका अंगिका का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, मेरे ख्याल से यही नाम है, इस नाम से उन्होंने इतना बड़ा एक ग्रंथ लिखा। हाँ, और अनेक सृजन कर, काव्य सृजन कर, जिसमें एक बड़ी अच्छी रचना उनको बहुत विश्रुत हुई थी, कछुआ बयार। इसको पढ़कर उनके पुत्र प्रोफेसर आनंदमूर्ति जी ने आपको सुनाया भी। मंच के अद्भुत कवि थे, मंचों पर उनका होना उस कवि सम्मेलन की सफलता की, अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करूं तो गारंटी थी। ऐसा ही सुदर्शन व्यक्तित्व, हमेशा मुख पर एक स्निग्ध मुस्कान और अद्भुत लावण्य, अद्भुत तेज। और ये जो तेज था, वह तेज इनकी साधना का परिणाम था। ये वास्तविक रूप से एक बड़े साधक थे और अपने अंतिम दिन, आयु के अंतिम काल को उन्होंने शुद्ध रूप से भगवत चरणों में अर्पित कर दिया था। मंदार पर्वत पर वो बैठ ही गए थे और वे बड़े तैराक बड़े थे। प्रतिदिन मंदार पर्वत से उतर करके गंगा में स्नान करते थे, गंगा को इस पार से जाते थे, उस पार से लौटते थे। और चढ़ते उतरते, कब उतर करके कहाँ चले गए, ये आज भी संसार के सामने वो प्रश्नवाचक है। इसीलिए मैं उनको एक महान ऋषि भी मानता हूं, परमात्मा के अनन्य भक्त, और आप कहिए कि स्वयं भावित आत्मा ऋषि थे। उनके चरणों की वंदना करता हूं। उनको आज अंक कोकिल उन्हें कहा भी जाता रहा, उनको प्रणति निवेदित करता हूं। और संक्षेप में महाकवि रामचंद्र जायसवाल जी को भी स्मरण करना चाहिए। अंग कोकिल को तो जब हम अंगिका का भारतेंदु भी कहते हैं, अंगिका का पाणिनि भी कहते हैं, तो जायसवाल जी भी हिंदी प्रबंध काव्य में एक बड़े ही मूल्यवान नाम थे। और ये उस पीढ़ी के कवि थे जब हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी होकर के चलना शुरू की थी। और इसलिए उस समय के जितने बड़े कवि हुए हिंदी के, वे सब के सब आदरणीय और प्रणम्य हैं। जायसवाल जी ने रामायण और गीता आदि हमारे प्राचीन ग्रंथों, मूल्यवान ग्रंथों का खड़ी बोली में लिखने की चेष्टा की थी, उसमें सफल रहे थे। और जब हम द्विवेदी जी को स्मरण करते हैं, दोनों द्विवेदियों को, तो जायसवाल जी भी स्मरण में आते हैं। उनको बहुत ही श्रद्धापूर्वक प्रणति निवेदित करता हूँ और आप सबके प्रति साधु भाव प्रकट करता हूँ। एक गज़ल की कुछ पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। डॉक्टर साहब को जल्दी भी जाना है और वो कुमार अनुपम जिंदगी से निराश हताश दिख रहे थे, तो जिंदगी पर भी मेरी एक पुरानी गज़ल है, उसके कुछ अशार पढ़ देता, सभी नहीं। जिंदगी क्या है, उसकी विसात क्या है, औकात क्या है और वो है क्या, ये कहने की चेष्टा इस गज़ल में की गई है। सहरा में दो बूंद आब सी है जिंदगी, सहरा में दो बूंद आब सी है जिंदगी, खूबसूरत मगर
ख्वाब सी है जिंदगी खूबसूरत मगर, ये बहुत खूबसूरत जिंदगी है। आप केवल जिंदगी को समझने की कोशिश करिए। अगला शेर कहा है, कुछ लोगों को भ्रम गुमान हो जाता कि हम बड़े हो गए। इसका अपने वक्तव्य में आजाद जी ने खुलासा किया है कि जो व्यक्ति होता है, जो होता है वही उसको समझना चाहिए, और उतना ही समझ लेने से आदमी बड़ा हो जाता है। तो इस पर एक शेर कहा, किस बात का गुमान है, किस भरम में हो मी। थोड़ा कुछ मिला नहीं कि किस बात का गुमान है, किस भरम में हो मी। उफनती हुई नदी में नाव सी है जिंदगी, उफनती हुई नदी में। और अगला शेर कहा है कुमार अनुपम जी के लिए कि सच है कि फानी है न हर रोज रहेगी। सच है, फानी है। सच है कि फानी है न हर रोज रहेगी, फिर भी भरी हुई है ताऊ सी है जिंदगी। अगला शेर कहा है कि लोग कहते हैं ये अजूबा वो अजूबा, इस जिंदगी से अजूबा क्या है? लाख बार सोचा है फिर भी इसका उत्तर मिला नहीं अभी तक। पता नहीं हजारों वर्षों से, सदियों सहस्राब्दियों से जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, आत्मा क्या होती है, ये बताने की लोग चेष्टा ही कर रहे हैं। अभी तक किसी को बात समझ में नहीं आई। है कौन दूसरा क्या अचरज ओ पहेली, है कौन दूसरा क्या अचरज ओ पहेली। कुदरत का करिश्मा है नायाब सी है जिंदगी। आखिरी शेर पढ़ता हूं, और इसी शेर को मैं जिंदगी का मकसद भी और हासिल भी, उद्देश्य भी और प्राप्ति भी मानता हूं। मुस्कुरा के यूं ही आप खुशियां लुटाइए, मुस्कुरा के यूं ही आप खुशियां लुटाइए। हर फिक्र हो फना तो शादाब सी है जिंदगी। हार्दिक आभार अध्यक्ष महोदय।